अपना विचार रखने के लिए बीनू मौर्य शोध छात्रा, जो बड़े ही शिद्दत के साथ इस मिशन को, अपनी पढ़ाई को, भारतीय संविधान को बहुत करीब से पढ़ने, जांचने, परखने का अनुभव है। मैं उसको सम्मान के साथ अपने 2 शब्द रखने के लिए बुलाता हूं बीनू मौर्य। जोरदार ताली से आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन है उन शूरवीरों को जिनकी तलवारों ने भारत का स्वाभिमान बढ़ाया था। नमन है उन महापुरुषों को जिनकी वाणी ने मानवता का ज्ञान बतलाया था। और नमन है उन संविधान निर्माताओं को जिन्होंने विश्व का सबसे उत्तम भारत का संविधान बनाया था, भारत का संविधान बनाया था। इसी नमन के साथ आज संविधान दिवस के पावन अवसर पर अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाले भारतीय संविधान संघ सभी राष्ट्रपतियों को नमन करती हूँ। साथ ही मंच पर आसीन सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हुए आप सभी भारतीयों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करती हूँ और संविधान दिवस के पावन अवसर की हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। आज का विषय बिंदु है सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी शासन का दस्तावेज भारतीय संविधान। भारत का इतिहास हमें ऐसे शासकों से परिचित कराता है जिन्होंने शासन को सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि शासन को उन्होंने जनता की सेवा का माध्यम बनाया। और उन्हीं नामों में से हमें क्या देखने को मिलता है, एक सम्राट अशोक महान का नाम उभर कर आता है, जिसका वर्णन करते हुए H.G. वेल्स अपने पुस्तक द आउटलाइन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में कहते हैं, शाइनिंग स्टार एडमिट्स थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क हुज नेम शाइन्स एंड शाइन्स अलोन अ स्टार। अर्थात इतिहास के स्तंभों में राजाओं के हजारों नामों के बीच उनकी महिमा, शालीनता, शांति और शाही उच्चताओं और इसी तरह अशोक का नाम अकेले ही चमकता हुआ एक सितारा है। आखिर ऐसा सम्राट अशोक महान ने क्या किया, पूरे विश्व को ऐसी कौन सी बातें बता दी कि आज वो पूरे विश्व इतिहास में जाने जाते हैं, जबकि सिर्फ इतिहास ही नहीं लोगों के दिलों पे उन्होंने राज किया। तो वो थी सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीतियां, धम्म नीतियां, जिसे उन्होंने लोहे के कलम से पत्थरों के पन्नों पर उकेरा था। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था कि वो भारत का पहला लिखित संविधान था जो पत्थरों पर लिखा गया था। उन्होंने उस भाषा को इस्तेमाल किया ताकि जन जन तक उनकी बातें पहुंच सके, आम जनमानस के लोगों तक पहुंच सके। ऐसी भाषाएं प्राकृत, अरमाइक, ग्रीक, इन भाषाओं का प्रयोग किया, जिसका प्रमाण आज भी हमें भारत यानी उस समय के अखंड भारत से देखने को मिलता है, जैसे सहबाजगढ़ी, धौली, जौगढ़, मास्की, कालसी। इस तरीके से हर जगह आप देखेंगे कि उनके शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका मानना था, उन्होंने पत्थरों के पन्नों पर ही क्यों लिखवाया, तो उनका कहना था कि पत्थरों पर उकेरी बातें समय की आंधी सहती हैं, पत्थरों पर उकेरी बातें समय की आंधी सहती हैं और इतिहास की आवाज बन अनंत तक कहती हैं, और इतिहास की आवाज बन अनंत तक कहती हैं। आज उसी की देन है कि आज उन्हीं पत्थरों के पन्नों की देन है और जेम्स विंसेंट की देन है कि भारत पुनः सम्राट अशोक महान की उन बातों को पुनः जान पाया है। और आज भारतीय संविधान में जब भारत आजाद हुआ था तो संविधान निर्माताओं ने जब पूरे विश्व का इतिहास अध्ययन किया तो उन्होंने क्या पाया कि सम्राट अशोक महान के उन्हीं शिलालेखों की छाप हर संविधान में देखने को मिलती है। आज बहुत बड़ी विडंबना है कि हर कोई कहता है कि भारतीय संविधान एक पैचवर्क है, क्या अन्य देशों के संविधानों से लिया गया है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो एक मुख्य रूप में संविधान सभा के सदस्य थे, अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वे स्वयं अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं उदाहरण के तौर पर कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति से लाई गई है, वे भगवान बुद्ध के धम्म में पहले से ही विद्यमान थी। अर्थात भारत का प्रकाश बाहर गया और वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर भारत में आज देखने को मिल रहा है। हम कहते हैं ब्रिटिशर्स ने हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, लेकिन पहले से अगर हम सम्राट अशोक महान के शिलालेखों को पढ़ते हैं तो वही एडमिनिस्ट्रेशन आज उससे बाहर कहीं भी हमें संविधान में उठा के देख ले तो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। वही जस्टिस सिस्टम, वही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उतने ही लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिलते हैं जितने वहां पर देखने को मिलते हैं, भले उसका दायरा बढ़ गया हो। सम्राट अशोक महान के उसी
काल को लाने के लिए संविधान निर्माताओं ने उनकी बातों को उसमें पिरोया। इसलिए कहना पड़ा, इतिहास की धरा पर जगे कुछ दीप उजाले के अशोक थे उनमें एक, जिनके विचार निराले थे। कल्याण की राह दिखाकर उन्होंने जो धम्म दिया, वही संविधान निर्माताओं ने संविधान में पिरो दिया, वही संविधान निर्माताओं ने संविधान में पिरो दिया। सम्राट अशोक महान की नीति क्या थी, थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताऊंगी क्योंकि समय का अभाव है तो पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती। तो कि सम्राट अशोक महान की धम्म नीति थी, जियो और जीने दो। अर्थात आज भारतीय संविधान में देखें तो हमारे मौलिक अधिकार, यानी आपको जीने का अधिकार है, लेकिन वो वहीं तक सीमित है। आपको बोलने का अधिकार है, वहीं तक सीमित है जब तक दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो रहा हो। और यही चीज हमें सम्राट अशोक महान के शिलालेखों में देखने को मिलती है। अगर 12वें बृहद शिलालेख में देखें तो उसमें वो कहते हैं कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और समान अवसर की बात अगर हम बात करें जो अनुच्छेद 16 में दिया गया है, तो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि चारों वर्णों के लोग आर्मी और अन्य पदों पर नियुक्त किए जाते थे। तो यानी समान अवसर सभी के लिए अवसर था। और इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे रिलीजियस टॉलरेंस की, सर्वधर्म समभाव, पंथ निरपेक्षता, आज जो हमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में दिखाई देता है, वो सम्राट अशोक महान के 7वें और 12वें शिलालेख, बृहद शिलालेख में हम देख सकते हैं, जहां वे सबका सम्मान करने के लिए कहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए कहते हैं और राज्य का कोई एक धर्म नहीं कहते। आज वही हमारे भारतीय संविधान में है कि सब अपने भगवान में आस्था रखेंगे, लेकिन राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। और यही चीज कल्चरल राइट्स है, तो यानी कि प्रजा के हित के लिए सबका हित हो। तो इसलिए कहना है कि शासन तभी महान है जब प्रजा को हित साधन। अशोक ने ये सत्य कहा, लिखकर शिलालेखों में अभिवादन। आज उसी सत्य की गूंज है भारत का संविधान, जहां न्याय और समानता है, हर नागरिक का अधिकार, हर नागरिक का अधिकार। आज है कि नहीं? आर्टिकल 14 में, तो 14 से पूरे 32 तक। और सम्राट अशोक महान ने जो आज हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं कि संवैधानिक उपचार है कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं, अगर वायलेट होते तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उस समय भी सम्राट अशोक महान ने सीधे अपने पास अप्रोच करने के लिए छूट दी थी, जिसका उल्लेख हमें सम्राट अशोक महान के 6ठे बृहद शिलालेख में देखने को मिलता है। इसलिए कहना पड़ा मुझे उनके लिए कि जहां राजा खुद को कहे प्रजा का एक प्रहरी, जहां राजा कहे प्रजा खुद को प्रजा का एक प्रहरी, जहां धम्म बने करुणा और न्याय सही, ऐसा था अशोक का भारत, ऐसी थी उसकी परंपरा। जहां राजा ना था सत्ताधारी, था जनता का वो सेवक, था जनता का वो सेवक। आज उसी का कॉन्सेप्ट हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है अनुच्छेद 38 में, कि हम ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, क्योंकि सम्राट अशोक महान की नीति थी सब लोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं। और आज वही राज्य के लोक नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों के हित के लिए काम करेंगे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। और उसके लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं जिसको आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि समय का अभाव है तो मैं पूरी तरीके से नहीं, लेकिन एक झलक आपको दे रही हूँ कि सम्राट अशोक महान का जो शिलालेख है वही कैसे हमें देखने को मिलता है भारतीय संविधान में, वही कैसे पिरोया हुआ है। सम्राट अशोक महान की नीति थी पर्यावरण संतुलन। सोचिए उसी समय वो पर्यावरण संतुलन के महत्व को, जो आज हम इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके महत्व को समझ चुके थे। तो सम्राट अशोक महान के दूसरे शिलालेख और उनके जो और पहले शिलालेख से हम देख सकते हैं कि उन्होंने पशु बलि पे रोक लगाया, दूसरे शिलालेख से वृक्षारोपण करवाया और तालाब खुदवाए, नहर बनवाए, ताकि आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके, क्योंकि वो देख चुके थे कि मगध में पहले ही कई अकाल पड़ चुके थे। तो आज उसी को देखने को मिलता है हमें। अनुच्छेद 48 और 48A और 253 के तहत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जिसके तहत हमने पर्यावरण संरक्षण के बहुत से अधिनियम बनाए हैं। सम्राट अशोक महान की नीति थी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव यानी पूरी वसुधा है परिवार हमारा। सम्राट अशोक महान ने अपने कलिंग अभिलेख में लिखवाया था कि सारी प्रजा ही मेरी संतान है। इसलिए कहना पड़ा कि पूरी वसुधा है परिवार हमारा, हो मित्रवत व्यवहार हमारा, माता पिता संग सबका समादर हो, समता हो व्यवहार सभी का। ऐसा है, लोग तो केवल कहते रह गए तुमने करके दिखा दिया, लोग तो केवल कहते रह गए तुमने करके दिखा दिया।
और अंतिम में मैं बस 2 लाइनें महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि सम्राट अशोक महान की बहुत बड़ी, आप देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के समय महिलाएं कितनी सशक्त रूप में स्थापित थी, जिसका उल्लेख हमें मैगस्थनीज की इंडिका, यानी सोचिए बाहर का विदेशी भी आके उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। इंडिका में वो लिखते हैं कि वो अंगरक्षिका के रूप में नियुक्त होती थी राजाओं के साथ ही साथ रानी का अभिलेख जो प्रयाग में स्थित है उसमें भी वर्णित है कि महिलाएं मंत्री परिषद में मंत्री के पदों पर नियुक्त है। आज उसी की देन है कि आज इतने दिन बाद संविधान लागू होने के बाद आज 106वें संविधान संशोधन के द्वारा हमें 33% का आरक्षण संसद में देने का काम किया गया है। इसलिए अपनी महिलाओं से कहना है, क्योंकि हमें खुद भी अपने आप को सशक्त बनाना है हर तरीके से, ताकि पुनः से उस स्वर्णिम काल को वापस लाया जा सके। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का कहना था, उनका मानना था कि अगर किसी देश के विकास का स्तर जानना है तो उस देश की महिलाओं के विकास दर को अगर हम देख लें तो उस देश के विकास का स्तर हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए कहना है कि अपने लिए खड़ी हो खुद का आवाज बन, अपने लिए खड़ी हो खुद की आवाज बन, हर दिन कुछ नया कर अपनी पहचान बन, तुलना को छोड़ मेहनत को साथी बना, फिर अपनी ही कहानी की तू जान बन, फिर अपनी ही कहानी की तू जान बन। और मैं निवेदन करूंगी कि यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं सब अगली बार अपनी पत्नियों के साथ, अपने बेटियों के साथ यहाँ आए, ताकि उन्हें भी अपने सशक्त होने और इस वातावरण में जब रहेंगे तो उसी तरीके से हमारे विचार भी पनपेंगे और विचारधारा जब बहेगी तो एक स्वर्णिम भारत का हम विकास करेंगे। और सम्राट अशोक महान की नीति थी ग्लोबलाइजेशन, यानी आज जिस बात की हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं वो उस समय ही सम्राट अशोक महान ने कर दिया। यानी दूसरे और 13वें बृहद शिलालेख से जो हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने कितने देशों में अपने मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए फॉरेन पॉलिसी के रूप में हमें देख है कितने राजाओं से उन्हें मैत्री संबंध रखा। और समय का ध्यान रखिए जी बिल्कुल परंतु आज क्या है, हम लोग इतनी सारी अच्छी बातें तो हैं हमारे पास, हम अधिकार की बात तो करते हैं पर अपने कर्तव्यों की बात भूल जाते हैं। सम्राट अशोक महान उस समय महान ना हो पाते अगर जनता ने उनका साथ ना दिया होता, अगर हर व्यक्ति ने अपने कर्तव्य का निर्वहन ना किया होता। तो जिस प्रकार उन्होंने उस समय धम्म दिया था, आज वही भारतीय संविधान हमें क्या दे रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज बता रहा है कि हम सभी को फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी करनी चाहिए। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आज हमें स्वच्छ एनवायरनमेंट अपना क्लीन रखना चाहिए, लेकिन कितने लोग ये करते हैं कि चिप्स का पैकेट खाते हैं और उसका कचरा डस्टबिन में जाके डालते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वहीं खोला खाया और सड़क पर फेंक दिया। तो ऐसे स्वच्छ भारत बनेगा, ऐसे हमारा भारत उस स्वर्णिम काल को वापस लाएगा। तो यानी हर चीज का आपका कर्तव्य है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और इस चीज में सम्राट अशोक क्लब भारत को मैं धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आज हम लोग ये संकल्प लें कि आज से हम कर्तव्य को, चलिए मना कर दिया गया है संकल्प लेने के लिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग घर जाकर जरूर संकल्प लें, क्योंकि कर्तव्यों को बिना निर्वहन के कभी भी हम अपने उन स्वर्णिम भारत को कभी वापस नहीं पा पाएंगे। और अंत में मैं सिर्फ चंद लाइनें कहकर अपनी बातों को विराम दूंगी कि अशोक की भूमि है ये भारत, अशोक की भूमि है ये भारत, मानवता जिसकी पहचान, धम्म की ध्वनि से पावन हुआ हर दिल और हर स्थान, उनकी करुणा उनका धम्म आज भी देता हमें मान, उसी की छाया में खिला है भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। जय भारत, श्रेष्ठ भारत।